Assalamu alaikum dear students, this is me Muhammad Wali Danjam and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss the next topic which is about the electrical conduction through electrons and holes. Semiconductor में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जरिए से किस तरह से होती हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो सर्कल हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव आयंस ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन को, क्योंकि ये क्रिस्टल है सिलिकॉन की या जर्मेनियम की। और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। यूजुअली हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में बॉन्डेड होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स और ये फ्री नहीं होते। लेकिन जब कभी भी इनमें कंडक्शन स्टार्ट होती है तो किस तरह से होती है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि हमारे पास जो सर्कल्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, हमारे पास पॉजिटिव आयंस ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक हो गया। और हमारे पास जो ब्लैक डॉट्स हैं जो हमने यहां पर बनाए हुए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। और इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को these valence electrons are bounded by covalent bond and are not free। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से वो आपस में बॉन्ड हुए हैं और वो फ्री नहीं होते। स्टूडेंट, हम ये बात जानते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में, जिसको हम वैलेंस सेल का नाम दे रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब हम यूजुअली किसी एक क्रिस्टल को देखेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपस में एक तरतीब के साथ अरेंज होंगे। हम इसको देखते हैं, हम ये कहते हैं सपोज हम इस सिलिकॉन को देख लें तो हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन जिनको मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, हम सपोज करते हैं कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वो हैं जो इस सिलिकॉन के हैं, और ये जो बाकी हैं ये इस सिलिकॉन का एक है जिसका इसके साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, इस सिलिकॉन का एक है जिसका इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, इस सिलिकॉन का एक है जिसका इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है, और इसका एक। इस तरह से ये आपस में शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये फ्री नहीं होते। स्टूडेंट, रूम टेम्परेचर पे इन्हीं एटम्स की, इनके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, थर्मल काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। और हम ये कहते हैं कि सम केसेस के अंदर वो थर्मल काइनेटिक एनर्जीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये ब्रेक कर जाता है। और जैसे ही स्टूडेंट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर क्रिएट हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स and an electron hole pair is created। एक इलेक्ट्रॉन का और होल का जो पेयर होता है वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक हो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर क्रिएट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं
और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पर एक वैकेंसी, देखिए ना, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह से चला जाए तो वहां पर एक डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, जिसको हम होल का नाम देते हैं। इस वजह से वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। हम इस बात को इस तरह से यहां से लिख भी सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन moves away, there will be a deficiency of electron represented by a hole, और उसको फिर हम रिप्रेजेंट किसके जरिए से कर रहे होते हैं, एक होल के जरिए से कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट इस सिनेरियो में हमारे पास जो कंडक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स के जरिए से होती है सेमीकंडक्टर में। कैसे होती है उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में हम देख सकते हैं, ये कहते हैं ए बी सी डी, ये रोज है हमारे पास। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स हैं, हम अगर इस क्रिस्टल लैटिस में इमेजिन करें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर एक होल है, बाकी के देखेंगे फील्ड है सारे, यहां पर रो नंबर ए में किसी भी एक जगह पर एक होल है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट हम ये बात पढ़कर आ चुके हैं कि ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, पॉजिटिव आयंस को। अब देखिएगा हम यहाँ पर अगर प्लस का साइन लगा दें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें आसानी से समझ आ जाएगी इस बात की। हम ये कहते हैं कि ये जो होल है ये चूंकि एक डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक एटम है ये अपनी इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए या फुलफिल करने के लिए अपने सराउंडिंग में जो नेबर एटम्स हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो उस होल को कवर करने के लिए ऊपर जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है स्टूडेंट वहां पे एक होल क्रिएट नहीं हो जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए हम कहते हैं, सपोज करें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अभी आप सिर्फ इसको समझे कि ये रो नंबर ए जो है ये आपके पास मौजूद है, ये मौजूद नहीं है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चला जाएगा, हम ये जान लेते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया यहां पर, ताकि हम ये समझ सकें कि इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ गया और होल ए से बी की तरफ आया। इसी तरह से यहां से हमारे पास सी से इस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाएगा और होल नीचे की तरफ आ जाएगा। और इसी तरह से डी से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस होल की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ऊपर गया तो डी में होल प्रोड्यूस हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर हम अंडरस्टैंड क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जा रहा है और जो होल है वो नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि इस जगह से हम ये देख सकते हैं, जो हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है पॉइंट की, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी क्रिस्टल के अंदर फ्लो कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये हम ये कह सकते हैं कि ये लाजमी नहीं है कि हमेशा एक इसी तरतीब के साथ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। कोई भी एटम जो इसके सराउंडिंग में, इसके नेबर में, ये किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर सकता है। लेकिन हम इस बात को समझने के लिए, ताकि हमें ये इजीली कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, हमने एक बड़ी सिमेट्री बना दी, एक अरेंजमेंट बना दी जिसमें एक तरतीब के साथ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं और होल्स नीचे की तरफ। ये होल जो ए में था ये डी में चला गया, और यहाँ पर ये जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये इस तरह से कवर हो जाएगा, और इसी तरह से जब ये यहाँ ये होल क्रिएट हो गया, फिर इस तरह से जब ये जाएगा तो ये होल क्रिएट हो गया, फिर इस तरह से ये यहाँ पर चला गया तो ये होल क्रिएट हो गया। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर होल था, अब ये होल कवर हो गया और होल यहाँ पर आ गया, और इलेक्ट्रॉन जो है नीचे से वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसी बात को समझने के लिए एक और तरीकाकार भी बताया गया है, और उस तरीकाकार के मुताबिक एक हमारे पास यहां पर हम ये कहते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। इसमें क्या है, हम ये कहते हैं कि सपोज
पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए होल चूंकि एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ओवरऑल उस हम कहते हैं कि जो नेट चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करें। अगर आप पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट ना भी करें तो हम उसको होल भी वैसे ही बना लें, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर कहता है कि इस सिलिकॉन या जर्मेनियम को अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ से या सेल और बैटरी के साथ कनेक्ट अगर कर देते हैं तो क्या होगा। हम ये बात जानते हैं कि जैसे ही इस बार को या इस हम कहते हैं सेमीकंडक्टर को अटैच किया जाएगा किसी सेल या बैटरी के साथ, तो उसके अक्रॉस या उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस हम ये कहते हैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी अलोंग इट्स लेंथ। तो हम इस बात को यहां से इस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब खुद देखें ना, वो किधर मूव करेंगे, वो पॉजिटिव एंड की तरफ, और होल्स किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव एंड की तरफ। बेसिकली हमने यहाँ पे जो चीज समझनी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, इनका फ्लो आपस में अगर देखें तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये कॉन्सेप्ट हमें जो यहाँ से समझना है वो सिर्फ यही है कि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से। तो इस बात को इस तरह से भी हम लिखते हैं कि दो तरह के हमारे पास चार्जेस होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, जिनकी वजह से कंडक्शन हो रही है, इन्हें हम चार्ज कैरियर का भी नाम दे सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा क्या है, होल्स। और ये दोनों एक दूसरे से ही बोथ चार्जेस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वन एनदर। वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा इस लॉजिक का जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है जी सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स हम कहते हैं कि ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उसके नीचे हम ये कहते हैं वो जीरो हो जाती है या अप्रोच करती है जीरो को। तो ऐसे कंडक्टर्स को फिर हम क्या नाम दे देते हैं, सुपर कंडक्टर्स का नाम दे देते हैं। क्यों कह देते हैं सुपर कंडक्टर, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस जीरो को अप्रोच कर जाती है या जीरो हो जाती है, और वो टेम्परेचर जहां पर उनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे मटेरियल्स whose resistivity becomes zero below a certain temperature are called सुपर कंडक्टर्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सुपर कंडक्टर्स का नाम दे देते हैं। और जिस टेम्परेचर पर उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है उसको हम फिर क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को फिर हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चूंकि हम ये कहते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो हो चुकी होती है, इसलिए उस कंडक्टर में फिर कोई भी हीट एनर्जी या हम कहते हैं वो डेसिपेशन नहीं होती। तो इस लिहाज से इस पॉइंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नो हीट इज डेसिपेटेड या नो एनर्जी इज डेसिपेटेड। तो इस पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं कि एज द रेजिस्टेंस बिकम जीरो, so
the current will continue to flow indefinitely once it has been established हम ये कहते हैं विदाउट सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो अब हमें उन्हें कोई सोर्स को भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उसमें करंट स्टैब्लिश हो चुका है वो कंटिन्यू करेगा, उसको मजीद इनपुट एनर्जी देने की हमें जरूरत नहीं है, और वो उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इनडेफिनिट टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी वर्किंग को। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है, जो अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान में बना हुआ है। स्टूडेंट वहां पर बताया ये गया है कि हमारे पास कोई कर्व है इस तरह से, इस कर्व में हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा था तो रेजिस्टिविटी भी कम हो रही थी, और कोई एक टेम्परेचर ऐसा आया जहां पर उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हम कहते हैं जीरो होगी। उस टेम्परेचर को हम नाम क्या देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर को। उसको रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, टी फॉर टेम्परेचर, सी जो सबस्क्रिप्ट में हम लिख रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्रिटिकल टेम्परेचर को। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो फेनोमेना सुपर कंडक्टिविटी का ऑब्जर्व हुआ, सबसे पहले ये कब ऑब्जर्व हुआ और कौन सा साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारे पास कैमरलिन ऑन्स ने एक बेसिकली इस चीज को ऑब्जर्व किया, कुछ मटेरियल्स के हमारी बुक में बताए भी गए हैं, जिसमें वो कहता है मरकरी, एल्यूमिनियम, टिन और लेड, ये शो करते हैं सुपर कंडक्टिविटी के बिहेवियर को एट सर्टेन टेम्परेचर्स। और वो टेम्परेचर क्या क्या है, मरकरी के लिए वो है 4.2 केल्विन, एल्यूमिनियम के लिए है वो 1.18 केल्विन, और हमारे पास टीन के लिए है वो 3.72 केल्विन, और लेड के लिए क्या है 7.2 केल्विन। तो स्टूडेंट इससे हमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि हमारे पास इन डिफरेंट मटेरियल्स पर या एलिमेंट्स पर जब देखा गया कि हमारे पास ये सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत स्मॉल है। इसके बाद एक न्यू क्लास ऑफ सेमीकंडक्टर्स, हम जिन सेरेमिक्स, उसके अंदर भी सुपर कंडक्टिविटी के बिहेवियर को देखा गया, लेकिन उनका टेम्परेचर इनके मुकाबले में बहुत ज्यादा था। वो जो हमारे पास टेम्परेचर था जहां पर वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं वो 125 केल्विन तक था। सेरामिक मटेरियल जो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं तो 125 केल्विन तक। अब ये बहुत हाई टेम्परेचर है एज कंपेयर टू दीज वैल्यूज जो मरकरी, एल्यूमिनियम, टिन और लेड की वैल्यूज थी। इसी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि सुपर कंडक्टर्स को डिफाइन करते हुए हम ये कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स एंड लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर वो कौन से हैं, conductor whose critical temperature is greater than 77 केल्विन, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज्यादा होता है। और 77 केल्विन क्या है, वो बॉइलिंग पॉइंट है
लिक्विड नाइट्रोजन था। जो कंडक्टर इस क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से अबव जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उनको हम नाम देते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और जिनका इनसे कम होगा उनको फिर हम नाम दे देंगे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। इसके बाद स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि हमारी इसी बुक पर ये बात लिखी भी हुई है कि न्यू क्लास है जिसमें हम ये कहते हैं यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, इसकी सुपर कंडक्टिविटी को अगर देखें तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो 163 केल्विन था। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ये, कहता है कि इस कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, इसका नाम मैंने आपको बताया यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, जिसका फार्मूला YbA2Cu3O7, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। कहता है ये जो सुपर कंडक्टिविटी शो करवाती है किस टेम्परेचर पर, या इसका हम कह सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, वो 163 केल्विन, जिसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में निकालें तो 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया जी। और कहते हैं कि इसी तरह से एक दिन आएगा जिस टाइम पर हमारे पास रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स अवेलेबल होंगे, एंड दैट डे विल रेवोल्यूशनाइज द इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। वो हमारे लिए एक इनकलाब होगा। इनकलाब किस तरह से होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर अगर कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है तो फिर हमें उसको हम एक कहते हैं कि मिसाल के तौर पर एक दफा इनपुट एनर्जी कोई भी दी, उसी को एग्जीक्यूट करते हुए इंडेफिनिट टाइम के लिए वो अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स हैं इनके यूजेस फिर क्या है। स्टूडेंट एक हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको हम बेसिकली समझते हैं MRI के नाम से। इसी तरह से मैग्नेटिक लेविटेशन, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ये हमारी बुक पर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और इसी तरह से कंप्यूटर चिप्स के अंदर। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी का एक जनरल जो पॉइंट्स है जो हमने सारे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है 17.1 जो न्यूमेरिकल है उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि 1.25 सेंटीमीटर diameter of a cylinder is subjected to a load of 2500 kilogram. Diameter of the cylinder हमें given है 1.25 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 1.25 into 10⁻⁻² मीटर। अगर स्टूडेंट इसी डायमीटर से हम रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालें तो हमारे पास जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो 1.25 into 10⁻⁻² मीटर डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर विल बी 0.625 into 10⁻⁻² मीटर। और जो लोड हमें गिवन है वो कितना है, या मास जब उसके साथ जो अटैच किया था हमने वो कितना था 2500 किलोग्राम। हमने मालूम क्या करना है, कहता है डिटरमिन द स्ट्रेस ऑन द सिलेंडर, उस सिलेंडर पर जो स्ट्रेस है वो फाइंड आउट करें।
स्टूडेंट हम लोग पढ़कर आए हुए हैं जो स्ट्रेस होती है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स हमारे पास, चूंकि वो जो मास अटैच था, दरअसल उसका जो वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी हम कहते हैं उस पर एक अट्रैक्शन की फोर्स होगी, उसको हम लिख सकते हैं mg। और एरिया ऑफ द सिलेंडर हम किस तरह से निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। इस वजह से हमने यहाँ पर रेडियस निकाल लिया था। इसमें अगर हम सिंपली वैल्यूज पुट करें तो मास ऑफ द सिलेंडर हमें पता है कितना है, 2500 किलोग्राम। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14, और आर जो है उस रेडियस की वैल्यू जो है वो 0.625 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। स्टूडेंट अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये जवाब दरअसल आता है 199.6 इंटू 10⁻6, और ये चूंकि स्ट्रेस का यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इस वजह से हम इसको फर्दर अगर राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करने के बाद ये 200 और 10⁻6 को हम लिख सकते हैं मेगा, तो ये 200 मेगा पास्कल बन जाता है। क्योंकि उसने खुद हमें ये कहा था कि जब आपने स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है वही मेगा पास्कल फाइंड आउट करनी है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट अगर देखें तो वो स्टेटमेंट है अ 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। हमारे पास एक कॉपर की वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी 1 मीटर। उस कॉपर वायर को कहते हैं सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर। हमने उसको स्ट्रेच किया, उस पर एक फोर्स लगाई जिसकी वजह से उसकी लेंथ में इजाफा हो गया। हम उसको कहते हैं कि इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ, वो क्या है? डेल्टा एल। और उसको किसके इक्वल उसने बताया? 20 सेंटीमीटर। हम इस डेल्टा एल को जो 20 सेंटीमीटर बताई गई है आप इसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमने मालूम क्या करना है? कहता है कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन एंड परसेंटेज एलोंगेशन व्हिच द वायर अंडरगोज। आपने टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू मालूम करनी है और परसेंटेज एलोंगेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट देखें, जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन होती है उसको हमने पढ़ा था डेल्टा एल ओवर एल, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास कितनी है? 20 इंटू 10⁻⁻2। ओरिजिनल लेंथ क्या थी हमारे पास? 1। तो रिजल्ट स्टूडेंट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है परसेंटेज एलोंगेशन हमने मालूम करनी है। परसेंटेज एलोंगेशन किसके इक्वल होगी? परसेंटेज एलोंगेशन भी बेसिकली इसी वैल्यू को जो एप्सिलॉन की है या डेल्टा एल ओवर एल की है, इसको अगर हम 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एलोंगेशन आ जाएगी। ये कितना इजाफा होगा किसके लिहाज से? ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से। तो जब हम इसे 20 इंटू 10⁻⁻2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100% से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? हमारा आंसर आ जाएगा 20%। तो ये हमारी परसेंटेज एलोंगेशन हो जाएगी जो उस वायर के अंदर हुई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17.3, अगर उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट है वायर 2.5 मीटर लॉन्ग, एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है 2.5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया है वो 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर है, इज स्ट्रेच्ड बाय 1.5 मिलीमीटर। वो उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ में जो इजाफा होता है या चेंज इन लेंथ आती है जिसे हम डेल्टा एल कहते हैं, वो कितना है? 1.5 मिलीमीटर। और इसी को हम स्टूडेंट 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, और जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो कितनी है? 100 न्यूटन की फोर्स है। कैलकुलेट द स्ट्रेन, हमने मालूम क्या करनी है? स्ट्रेन। और हमने क्या कैलकुलेट करना है? यंग्स मॉडुलस। और हमने क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। स्टूडेंट अगर हमारी कैलकुलेशन देखें
तो सबसे पहले हम स्ट्रेन जिसे कहते हैं वो किसके इक्वल है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया डेल्टा एल ओवर एल, यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ हमें बताई गई है कितनी है, हमारे पास 1.5 मिलीमीटर को, जिसको हम 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, और जो ओरिजिनल लेंथ थी वो हमारी क्या थी 2.5 मीटर। तो स्टूडेंट हमें पता है स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये सेम टर्म्स की चूंकि रेशो होती है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू है जिसको हम स्ट्रेन कह रहे हैं। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, y से, वो किसके इक्वल था, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, जिसको हम ऐसे लिखते थे, व्हिच कैन बी फर्दर रिटन एज F ओवर E, और ये डेल्टा एल ओवर एल अगर देखें तो ये उलट हो जाएगा, तो एल ओवर डेल्टा एल हो जाएगा। यहां पर हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर दिया। फोर्स हमें गिवन थी कितनी 100 न्यूटन, एल की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी 2.5 मीटर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हमें गिवन थी 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, और डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि वो मिलीमीटर था। तो स्टूडेंट यहां से इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और चूंकि ये रेशियो है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन की, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट है नहीं, तो हम कहते हैं कि स्ट्रेस का यूनिट तो वही है जो प्रेशर या पास्कल, जिसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, से आप पास्कल लिख सकते हो। Last but not the least, energy stored in the wire. Energy stored का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होता है 1/2 F इंटू डेल्टा एल। एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म्ड मटेरियल वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था। तो 1/2 फोर्स अप्लाइड जो हवा हमें गिवन है 100, डेल्टा एल जो लेंथ में इजाफा हुआ 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा उसको अगर हम देखें तो वो 7.5 इंटू 10⁻⁻² और न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू जूल। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड का रिजल्ट हो जाएगा। Student, this is it for today's lecture. I hope you have clearly understand whatever we have discussed in this topic. So please don't forget to like and subscribe my channel and take good care of yourself. Allah Hafiz.